अच्छा, केवी रेटिंग बढ़ेगा कि घटेगा? केवी रेटिंग बढ़ेगा कि घटेगा? फ्रीक्वेंसी घट रहा है, घटेगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज्यादा केवी रेटिंग, है कि नहीं? तो बोलो। हाँ सीधी सीधी है, तो सीधी सीधी आंसर बताओ कितना हुआ? 1/8 हुआ। चलो भाई बोलो जल्दी से। जितनी वोल्टेज प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी जितना ही कम होगी केवी रेटिंग उतना ही कम होगा। वन यानी कि 1/8 हो रहा है फ्रीक्वेंसी, तो केवी रेटिंग भी 1/8। आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट 52। सी, कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस। सही बात है, मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑलवेज कॉपर लॉस इक्वल टू आयरन लॉस पे होती है। कितना हो गया ये आंसर? सी। नेक्स्ट एलवी साइड, एलवी को शॉर्ट सर्किट करते हैं। इक्विपमेंट्स आर प्लेस्ड एट एचवी साइड। सही बात है, बोलो। ठीक है, इक्विपमेंट्स आर प्लेस्ड एट एचवी साइड, और शॉर्ट सर्किट किसको कहते हैं? एलवी को। किसको पूछ रहा है? शॉर्ट सर्किट पूछ रहा है ना, यानी कि आंसर होगा आपका बी, एलवी साइड शॉर्ट सर्किटेड। 54। देखो तो होंगे ना। कौन रट रखा है? सी आंसर नहीं होगा, गलती है वो। सी नहीं है, गलती है वो। अच्छा, मतलब तुक्का नहीं लड़ा तो सॉल्व करना पड़ेगा। जल्दी करो। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है पहले बताओ, कब कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? डॉट पोलरिटी है। हम क्या पूछ रहे हैं तुम लोग से? क्वेश्चन नहीं बोल रहे हैं बनाने के लिए, हम क्या बोले हैं? किस टॉपिक का क्वेश्चन है, बस ये बताओ। पोलैरिटी टेस्ट का क्वेश्चन है। भाई तुम लोग को आंसर पता है, किस टॉपिक का क्वेश्चन ये नहीं पता है, मतलब क्या है इसका? क्या मतलब, कुछ भी। चलो बोलो। देखो क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? टर्न्स रेशियो उन ट्रांसफॉर्मर्स के क्या होंगे, यही बोल रहा है ना। टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मर्स के क्या होंगे? चलो बोलो। बोलो जल्दी। 2:1 होगा, 1:2 क्यों नहीं होगा? ठीक है, 2:1 होगा तो 1:2 क्यों नहीं होगा? 1:2 ही होगा तो 2:1 क्यों नहीं होगा? हम्म। बताओ क्या होगा फिर? हम मुझे तो पता ही है क्या होना है। हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? 1:2 होगा तो 2:1 क्यों नहीं होगा, या 1:2 होगा तो 2:1 क्यों नहीं होगा, या अपोजिट आपसे पूछ रहे हैं। चलो समझते हैं। सब्ट्रैक्टिव से मतलब नहीं। देखो क्या क्वेश्चन सुनना। अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। हमारे पास जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, डेफिनेटली पोलैरिटी टेस्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये टेस्ट जो है डेट इज द पोलैरिटी टेस्ट, और ये यहाँ किया गया है शॉर्ट, यहाँ लगाया गया है वोल्टमीटर। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, ये आपको ना दो आंसर देता है, या तो ये E1 प्लस E2 देगा, और E1 माइनस E2 देगा। अब इसमें दो भी बड़ा हो, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, यही देता है ये। ओके,
या तो ये 100 के बराबर होना चाहिए, बोल भी नहीं कर रहा है, और ये 100 के बराबर होना चाहिए, यही आंसर होगा। क्वेश्चन यही है ना कि हमारा वोल्टमीटर रीडिंग कितना दे रहा है, 100 दे रहा है वोल्टमीटर रीडिंग, तो या तो ये 100 के बराबर होगा या ये 100 के बराबर होगा। चलो बढ़िया। कितना सप्लाई किया गया है, एसी के बीच में दिया है ना, एसी के बीच में 100 है और एबी के बीच में, एबी के बीच में भी 100 है, यानी कि यहां जो अप्लाइड वोल्टेज है वो है 100, यहां जो अप्लाइड वोल्टेज इट इज द 100। ठीक है, अब देखो, देखना यहां से, अगर हम सुने यहां से, अच्छा ये तो फिक्स है कि या तो 1:2 होगा या 2:1 होगा, बोलो है नहीं, ये तो फिक्स है ना, क्यों ऐसा? देखो हमको सर, देखो सम तो सर 100 होगा नहीं किसी कीमत पे, अगर ये 100 है तो इधर किसी भी रेशियो का तुम ट्रांसफार्मर बनाओगे तो 100 से ज्यादा होगा, ये कम तो होगा नहीं किसी कीमत पे, बोलोगे हाँ या नहीं? अगर यहां 100 वोल्टेज है, ठीक है, और तुम पॉजिटिव में जाओगे, एडिटिव में जाओगे तो 100 प्लस समथिंग होगा, वो कभी 100 तो होगा नहीं, इधर तो 0 वोल्ट होगा नहीं ना कभी भी। मीनिंग समझ में आ गया? मतलब ये तो है नहीं, ये है कौन सा, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी, ये है कौन सा, सब्ट्रैक्टिव, और प्रैक्टिकल पता भी है तुमको कौन सा होता है, सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी होता है, तो ये तो फिक्स है कि सर ये सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी। ओके ओके फाइन। अब लगाया गया 100 और ये भी चाहिए आपको 100, ये भी चाहिए 100, तो बाय डिफॉल्ट यहां कितना चाहिए, 200 होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट यहां कितना होना चाहिए, 200 होना चाहिए, तभी ना ये दोनों का डिफरेंस तो देता है ये, अब जो बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग डिफरेंस देगा, तो बाय डिफॉल्ट ये 200 होना चाहिए, और 200 कब होगा, ये 1:2 होना चाहिए, ये 1:2 होगा ना कि 2:1 होगा, तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए 55। चल दे रहा है तुम लोग, गर्मी लग रहा है तुम लोग, हमको ठंडा लग रहा है, तुम गर्मी लग रहा है, हद करता है। वो ना हवा से नहीं लगता, वो रूम को ठंडा करता है, ठीक है, वो फैन नहीं है कि हवा मारेगा। 55 देखेंगे, 55। The advantage of putting tapping at phase end of transformer is, फेज एंड पे टैपिंग क्यों किया जाता है, बताए थे, बताएं, बिना बताए तो क्वेश्चन आएगा नहीं, टेंशन ना लो उसका। डेफिनेटली फेज एंड का मतलब क्या, टर्मिनल पे क्यों लगाते हैं, बताए थे ना, तुम बीच में भी ले सकते हो जिसमें 4 बुशिंग की नीड होगी, अरे बोलो है या नहीं, गया पूरा तो निकालोगे। ऑटो ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन 3 फेज से पहले, थ्री फेज स्टार्ट होने से पहले, जो टैपिंग किया गया है या तो नीचे वाला से लिया जाता है या फिर ऊपर वाला से, फेज टू फेज लिया जाता है, याद करो, फेज एंड से लिया जाता है और एक टैपिंग का लिया जाता है, क्लियर? क्यों ऐसे, इसमें कितने लगेंगे बसिंग, 3 बुशिंग लगेंगे, बोलो ना रे हाँ या नहीं? अगर उस तरह लेंगे तो क्या होगा, 4 बुशिंग लगेंगे, यानी कि ये किसके लिए किया जाता है, बुशिंग को कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन कितना है, वो लार्ज वोल्टेज रेटिंग लाने के लिए, मिडिल में जो टैपिंग किया जाता है दोनों तरफ जो बढ़ाया जाता है, वो मिडिल की टैपिंग होती तब। ऑप्शन सुनो क्या, क्वेश्चन पढ़ो क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फेज पे क्यों की जाती है, क्वेश्चन होता मिडिल में क्यों की जाती है, तब ये आंसर होता, क्लियर? ओके, इसका आंसर क्या होगा, हाँ वही चीज है, मतलब बहुत ज्यादा वोल्टेज वेरिएशन या लार्ज, वही चीज है, सेम चीज, यानी कि सी टू रिड्यूस नंबर ऑफ बुशिंग, आंसर कितना होगा इसका, दैट विल बी सी, बोलो 56 का 56। ये तो सेम क्वेश्चन है, आ चुका है एक बार आ चुका है, ये एक बार बन चुका है, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन 57। क्या लो करोगे तो एफिशिएंसी हाई होगी बेटा, लॉस लो करोगे तो एफिशिएंसी हाई होगी, दोनों लॉस, एक लॉस से नहीं होता ना, दोनों लॉस अगर हाई करोगे, सॉरी लो करोगे तो एफिशिएंसी हाई, आयरन लॉस,
अगर दोनों ही लॉस को, अच्छा अगर इस तरह अलग अलग नहीं लिख के एक एक ही लॉस लिखा होता तब आंसर एक होता। मेरे बात समझो क्या है, लेकिन दोनों लॉस लिखा है ना, तो जब दोनों कम करोगे तो क्या होगा, नन ऑफ दी, अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन नहीं होता तब मारते नन ऑफ, क्योंकि दो आंसर है इसका, कोर लॉस भी है और आयरन लॉस भी। नहीं, तब इंडिविजुअल नहीं लोगे तब, क्योंकि नन ऑप्शन के साथ जाओगे। अगर मान लो खाली उसमें कोर लॉस ही होता और कुछ ऑप्शन नहीं होता, अगर अगर आप उस पर प्रिफर करने जाओगे तो कॉपर लॉस को प्रिफर करोगे। अगर अगर कहीं ऐसा सिचुएशन आ गया कि या तो कॉपर लॉस मारो या फिर आयरन लॉस मारो, तब तुम कॉपर लॉस मारोगे, या फिर आंसर तो होगा दो, अगर दोनों होगा तो दोनों होगा। हाँ ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर में कोर लॉस ज्यादा होती है, कोर लॉस ज्यादा होती है किसके कंपेयर में, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के कंपेयर में। ये चीज अलग चीज है, ये अलग चीज है, क्योंकि पावर ट्रांसफार्मर ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी पे ऑपरेट कराया जाता है, उसमें कोर लॉस ज्यादा होती है, वो अलग बात है। समझ में आ रहा है। देखो एक्चुअल क्या है, उसमें कोर लॉस ज्यादा होने से मतलब कि वो ज्यादा क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, कहने का मतलब कि अगर सेम वाइंडिंग बनाया गया तो कॉपर लॉस दोनों का सेम है, सेम वाइंडिंग बनाया गया यानी कि करंट की रेटिंग दोनों में सेम है तो कॉपर लॉस सेम है। तो अब किसको तुम ज्यादा डेंसिटी पर ऑपरेट कराते हो, तो पावर ट्रांसफार्मर को ज्यादा डेंसिटी पर ऑपरेट करते हो, इसलिए उसमें आयरन लॉस ज्यादा होता है डिस्ट्रीब्यूशन के कंपेयर में, ये अलग चीज है। इसका आंसर क्या होगा तब दोनों लॉस को कम करने के लिए, यानी कि आंसर होगा इसका डी, है ना, बोथ आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस। बताओ 58। 58 देखो लिखवाए हैं, वाइल पढ़ो खोलो निकालो। ऑक्सीडेशन के चलते स्लग बनता है जो कि वाइंडिंग पे बैठ जाता है, जिससे कि टेम्परेचर वो बाइंडिंग नहीं दे पाता, में चांस होता है कि वो बर्नआउट हो जाए। याद आ गया, बोलो है या नहीं। और ये क्यों होता है, ऑक्सीडेशन के चलते। ऑक्सीडेशन क्यों होता है, एयर में जब मॉइस्चर आता है तो एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होने के चलते जब H2O होता है, H2O उसका जो ऑक्सीजन वायल से रिएक्शन करता है, और वायल कब रिएक्टिव हो जाता है, जब वो हीट होता है, जब वो वर्किंग में आता है तो वो अल्कली हो जाता है, यानी कि वो एस्टिक हो जाता है। समझ में आ रहा है, और उस एस्टिक होने के चलते वो रिएक्शन करना शुरू करता है। समझ में आ गया, यहाँ तक ये पूरा कहानी है, यानी कि ऑक्सीडेशन के चलते। आंसर क्या होगा, डी। इंग्रेस ऑफ डस्ट पार्टिकल इन मॉइस्चर, ये जो तुम स्लग निकालते हो ना, एक्चुअल में इसके चलते होता है डाइलेक्ट्रिक लॉस। जो डस्ट पार्टिकल, कोई भी इम्प्यूरिटीज का प्रेजेंट होना, इंग्रेस मतलब प्रेजेंट होना, तो इम्प्यूरिटीज जब प्रेजेंट होते हैं तो उसके चलते होता क्या है, डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है एक्चुअली। ये दूसरा वाला क्या चलते भी वो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है, जो ऑर्गेनिक मेटल्स है ना, उसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑन वायल विद द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल से जो केमिकल रिएक्शन होता है वो स्लग नहीं बनाता, स्लग बनाने के लिए हमको ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है, किसका, ऑयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ 58, सॉरी 59। इतना के भी ट्रांसफार्मर है जो कांस्टेंट लॉस इतना, कॉपर लॉस इतना, व्हाट इज द लोड, अच्छा मैक्सिमम एफिशिएंसी क्वेश्चन निकालो जल्दी से। अरे बहुत बार आता है ये, मतलब रिपीट 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 होता रहेगा। निकल गया, इतना आसान है।
कितना नंबर था भाई? 59। बोल, ये हो रहा है सबका? आ गया? बनने की नीड है? आ गया? तुमको ना इतना मार मारेंगे। और 500 kVA, एक ही क्वेश्चन में 50 बार बनाए हैं। ट्रांसफार्मर हैज कांस्टेंट लॉस एंड कॉपर लॉस 2000। मैक्सिमम एफिशिएंसी किस पे ऑकर्ड होगी? एक्स निकालो। बहुत थोड़ा ही करेंगे बाबू, समझिए। 2000 बटा 500, एक मतलब काम नहीं करेगा। ये हो गया बेटा √4 = 2, ठीक है? ये उल्टा लिख दिया है, 1/2, 1/2 आयरन लॉस बटा कॉपर लॉस, यानी कि 500। तो क्या हो? वो क्या ऑन कर दे? मतलब इन्वर्टर से चलेगा वो? तो बंद ही तो है। यानी कि 1/2 हो गया ये, ठीक है? एक्स का वैल्यू 1/2 हुआ तो जितना रेटिंग है उसका आधा करो, कितना होगा? तो होगा ना एक्स का वैल्यू अगर 1/2 है तो, यानी कि 250 पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। आंसर कितना हो गया इसका? ए 60 60। The all day efficiency of transformer primarily depends on, डेफिनेटली ऑल डे एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है? टाइम के साथ निकाला जाता है। और बोलो है नहीं, एंड लोड को, समझ में आ रहा है? यानी कि अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ द लोड। आंसर विल बी डी। सही है? ओके। 61 इन पावर ट्रांसफार्मर द बीथर इज प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू ब्रीथर। देखो आराम से पढ़ो। बी भी हो सकता है। अच्छा बी ही है, ओके। फिल्टर ट्रांसफार्मर वाले का कोई मतलब ही नहीं है, कूलिंग करने का मतलब ही नहीं है उसका। फ्रेश एयर मतलब नहीं होता भाई, मॉइस्चर हटाने के लिए ब्रीथर का जरूरत पड़ता है। फ्रेश कोई चीज नहीं है यहाँ पे। हमको क्या करना है? वो ना, वो उसमें फेफड़ा नहीं लगा है कि उसको ना प्योर और फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, समझ में आ रहा है? उसको क्या चाहिए? मॉइस्चर नहीं होना चाहिए एयर में। ये उसकी इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि क्या होगा ये? बी, टू प्रिवेंट इंग्रेस ऑफ मॉइस्चर विथ एयर। ओके, ये 62 हो चुका है। 63 तो भूलते नहीं है हम, टेंशन ना लो। और तुम भी नहीं भूला है? ऑल्सो कॉल्ड। अच्छा इसमें इसमें ना ये क्वेश्चन है, क्या है कि टोटल बाइंडिंग भी कह सकते हैं उसको। अगर स्टेप अप होगा तो टोटल बाइंडिंग भी कह देंगे ना? नहीं बोला। अगर स्टेप अप होगा तो उसको टोटल बाइंडिंग भी कह देंगे, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। बोलो ना रे हाँ या नहीं? यानी कि बाई डिफॉल्ट तब ये स्टेप डाउन वाला है। बोलोगे? समझ में आया क्या बोले? या तो स्टेप अप होगा तो टोटल बाइंडिंग भी हो सकता है, वो हो सकता है ना, लेकिन ये स्टेप डाउन है क्योंकि ये टोटल बाइंडिंग तो ऑप्शन में दिया नहीं है। तो बाई डिफॉल्ट ये कौन है? स्टेप डाउन है। अच्छा कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ यूज किया था बताओ तो? कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ यूज होता है? कंपनसेटिंग बाइंडिंग कहाँ यूज होता है? डीसी में किस लिए? आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए यूज होता है। टर्शियरी बाइंडिंग कहाँ यूज होता है? थ्री बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में यूज है, स्टार स्टार में। ओके वेरी गुड। डैम्पिंग बाइंडिंग कहाँ यूज होता है? सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए एज वेल एज उसको स्टेबल बनाने के लिए। वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा सर, है ना? तो ये डैम्पिंग बाइंडिंग तो तुम लोग ऑलरेडी जानता है, तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है मजीद, है ना? मतलब कंसेप्ट नहीं पता, आंसर पता है। तगड़ा। चलो बोलो। अच्छा एक का पूछेंगे क्यों ऐसा होता है तब फंस जाओगे, है ना? वो कुछ नहीं पता, उसके बाद पूछ सकते हैं। बट ये ऐसे नहीं पूछेंगे कि भाई डैम्पिंग बाइंडिंग को स्टेबल बाइंडिंग कहते हैं। सही बात है, ये पता है, लेकिन अब क्यों कम करता है ये पीछे तो। डैम्पर बाइंडिंग सीरीज में नहीं लगता बेटा। डैम्पर बाइंडिंग कंपनसेटिंग बाइंडिंग लगता है। डैम्पर बाइंडिंग तो अलग बाइंडिंग है वो। वो तो डमी कॉइल, वो तो डीसी मशीन का पढ़ रहा है तुम। सिंक्रोनस से डीसी मिक्स करेगा तुम?
डेफिनेटली द पोल्स में लगती है। सेलिएंट पोल सिंक्रोनस मोटर के पुल शोज में डाला जाता है उसको। दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किटेड होता है, दोनों तरफ से शॉर्ट सर्किटेड होता है। इसको स्क्वायरल केज वाइंडिंग भी कहा जाता है सेलिएंट पोल का। हाँ, इसको केज वाइंडिंग कहा जाता है बेटा, इसको भी केज वाइंडिंग कहा जाता है। इंडक्शन मशीन में तो केज मोटर होते ही है उसमें तो होते ही हैं। इसको भी ना सेलिएंट पोल में जो डेम्पर वाइंडिंग होता है ना, उसको भी केज वाइंडिंग ही कहा जाता है। चलो वहां देखेंगे अभी। 63 सही बोल रहा है, यहाँ पढ़ा कोई फायदा नहीं है, फिर तो पढ़ाना पड़ेगा ना हमको। चलो बोलो 63 हो गया ना। कॉमन इसको यूज कहते हैं कॉमन वाइंडिंग। तो 63 का भी है, 64 बोलेंगे। डेफिनेटली स्टार स्टार ट्रांसफॉर्मर में तो सीरी वाइंडिंग यूज किया जाता है, और कल पूरा कहानी इसका था। अब बोलो क्यों यूज किया जाता है। चलो बोलो क्यों यूज किया जाता है, क्या हार्मोनिक्स, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करो, ठीक है। अच्छा तुम नहीं आया ना कल, क्या नहीं आया था? तो 10:30 बजे आता ना भाई, आता सर। हाँ तो छूट तो ऐसे भी उसके बाद भी तो छूटा। अच्छा मेन कहानी तो उसके बाद ही शुरू हुआ था, है कि नहीं है? मेन कहानी तो शुरू हुआ लंच के बाद। ओके, अब पहले तो इजी चल रहा था, वो तो टाइप चल रहा था, मेन कहानी शुरू हुआ था लंच को। चलो ठीक, ओके हटाओ ना, इधर आए हम लोग। हाँ चलिए बताइए आप कि क्यों यूज किया था स्टार स्टार में। फ्लक्स की जो वेव होती है उसको साइनोसोडल करने के लिए, चलो ये भी समझ गए क्यों ऐसा करने के लिए। यानी कि थर्ड हार्मोनिक के लिए पाथ प्रोवाइड करने के लिए एक वाइंडिंग डेल्टा होना नेसेसरी है, और वो तभी हो पाएगा जब टर्शियरी डेल्टा में कनेक्ट किया जाए। स्टार स्टार को यूज नहीं कर सकते, विथ ग्राउंडिंग यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग डिसएडवांटेज होता है। पूरा कहानी हम लोग पढ़े थे। चलो तो ये स्टार स्टार में यूज किया जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा? बी। 65 तो हो चुका है, 66 देखेंगे। ये तो पहले भी आ गया। अब देखो ये ना क्वेश्चन बड़ा अटपटा है, वही चीज हम बता रहे हैं क्या। एक्चुअल में क्वेश्चन ये होना चाहिए कि इसमें से कौन स्टेप कोर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मतलब वो नोट होना चाहिए था, और दे दिया यस। मीनिंग समझना क्या है, कॉपी किया क्वेश्चन में और नोट उसका छूट गया। समझ में आया क्या बोले? मतलब हुआ क्या, स्टेप कोर आर यूज इन ट्रांसफॉर्मर इन ऑर्डर टू नॉट रिड्यूज। ये क्वेश्चन था मेरा कि किसको नहीं रिड्यूज करने के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा ये ना वॉल्यूम ऑफ आयरन भी रिड्यूज करता है, कॉपर भी रिड्यूज करता है, आयरन लॉस भी रिड्यूज करता है। रिड्यूज क्या नहीं करता? तो रिलेक्टेंस रिड्यूज नहीं करता है। ये आंसर था उसका। हाँ बाकी उसके फायदे हैं, तो डेफिनेटली कोर भी कम लगता है, तो कोर लॉस भी कम होता है। ये तो तीनों चीज है ना। मेन पर्पस कॉपर लॉस है, डेफिनेटली मेन पर्पस। यस। अच्छा ये तब है ना जब सेम रेटिंग का बोला जाए, ये बोलना जरूरी है। ये भी नहीं लिखा है कि सेम रेटिंग, अगर ये लिख देता तब भी हम मारते कॉपर लॉस। बात समझ में आया? एक्चुअल में ये क्वेश्चन था कि कब ना हम लोग स्टेप कोर करने से हमको क्या नहीं मिलेगा, ये होना चाहिए था। लिख दिया कुछ और, आंसर भी कुछ और है, मतलब जे ते ते में करते रहता है। ठीक है, बट हम लोग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये बेटा दोनों के लिए यूज होता है। अगर सेम रेटिंग का यूज करें तो तब कॉपर लॉस को कम करने के लिए यूज किया था। ये मेन कॉन्सेप्ट है, यानी कि यहाँ पे हम आंसर नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया, क्योंकि इसका ना ये आंसर और क्वेश्चन का ना कोई मैचिंग ही नहीं है। वहां पे नोट होता तो क्या होता है, रिलेक्टेंस के साथ जाते हैं हम लोग। ओके बताएंगे 67। द ट्रांसफॉर्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इस प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके ओके ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस पूछ रहा है। डी होगा क्या है बताओ? ये आंसर ये नहीं है, ये आंसर ये है कि वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। उल्टा आंसर मत बोलो, वो मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं। ये आंसर नहीं हुआ ना उसका, ठीक है, वो मैग्नेटिकली कपल्ड होते हैं, सही बात है, लेकिन इसका आंसर क्या है, वो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है, मतलब इलेक्ट्रिकली वो कनेक्टेड नहीं है, तो बीच में उनकी रेजिस्टेंस कितनी है, इनफाइनाइट है। ये चीज हुआ, यानी कि आंसर इज डी 68। फिक्स है ये?
एक किए थे ना क्वेश्चन ये दोबारा बनवाएगा 69। ये लीडिंग पे होता है, जीरो जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो ऑलवेज लीडिंग पे होता है, ये फिक्स है। टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइडेड एट फेज इंड ऑफ एलवी साइड, एट फेज इंड तो किया जाता है ऑफ एचवी साइड, फेज इंड ऑफ एचवी साइड, एट मिडिल ऑफ एचवी साइड। अब तो दोनों है। टैपिंग ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोवाइडेड, अब बताओ फेज इंड पे भी किया जाता है, फेज इंड पे तो किया ही जाता है, ये तो सही बात है। मिडिल पे भी किया जाता है एचवी के। अब बोलो कौन आंसर बोला जाए, क्यों नहीं बोले फेज इंड? वो अलग बात है, वो अलग बात। ठीक है ठीक है, हम समझ गए कि मतलब ज्यादा इफेक्टिव मिडिल वाला होता है, ये ठीक है। हाँ। नहीं हम क्या बोल रहे, ठीक है तुम्हारा आंसर ठीक है कि सर मिडिल पे हम करेंगे, ये बढ़िया चीज है। हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसमें फेज इंड जो लिखा हुआ है, इकोनॉमिक रूप से क्या होता है भाई? देखो एक्चुअल क्या है, मीनिंग समझना क्या। ठीक है सर, फेज इंड पे डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फेज इंड का मतलब क्या होता है कि एक तुम्हारा टैपिंग से आना चाहिए और दूसरा इस पॉइंट पे होना चाहिए या इस पॉइंट पे होना चाहिए, ये होता है ना फेज इंड का मतलब। अरे बोलो ना रे हाँ या नहीं। अब देखो सुनने यहां से, अगर वो मिडिल से टैप किया गया, देखना बेटा यहाँ पे, अगर वो मिडिल से टैप किया गया तो बाय डिफॉल्ट ना ये फेज इंड से टैप है, उड़ गया ऊपर से। अगर ये मिडिल से टैप किया गया तब भी वो फेज इंड से टैप्ड है, ये बाय डिफॉल्ट है। अरे बेटा ये एक तो इसका इंड यही लिया जाएगा ना, या फिर ये लिया जाएगा। वो मिडिल पे टैप किया जाए तब भी वो फेज इंड पे ही होता है। मेरा बात समझ में आया क्या बोले? यानी कि तब क्या एप्रोप्रिएट क्या होगा मिडिल पे, क्यों ऐसा? क्योंकि अगर मिडिल पे टैप होगा तो फेज इंड पे भी होगा, और ये जरूरी नहीं कि फेज इंड पे होगा तो मिडिल पे होगा। वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। मीनिंग समझ में आया क्या बोलना चाहे? अगर वो मिडिल पे होगा तो फिक्स है कि वो फेज इंड पे होगा, लेकिन अगर वो फेज इंड पे होगा तो ये करेक्ट नहीं है कि वो मिडिल पे होगा। मेरा बात समझ में आया? समझ में आ रहा है? अच्छा अगर यहां से हम टैप कर दे तभी तो ये फेज इंड है, लेकिन मिडिल तो नहीं है ना। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? तो मिडिल पे होगा तब तो फेज इंड पे होगा ही होगा। बात समझ में आया? लेकिन अगर सर फेज इंड पे होगा तो मिडिल पे नहीं होगा। अब बोलो कौन एप्रोप्रिएट होगा? तब मिडिल होगा। समझ में आया ये चीज? इसलिए द आंसर इज डी। फिर से बोलो, अभी याद नहीं है। अच्छा फिर अभी भी वही है तू, मतलब हाँ मतलब वाइस वर्सा। अगर वोल्टेज इंड्यूस ईएमएफ की रेशियो सेम है तो टर्न्स रेशियो सेम होगा, लेकिन टर्न्स रेशियो सेम है तो ईएमएफ सेम होगा, ये सही नहीं है। ओके तो यही चीज यहाँ पे भी है, समझ में आया? अगर वो मिडिल टैप्ड है, ठीक है बेटा, तो वो फेज इंड से है, ये करेक्ट है। लेकिन अगर वो फेज इंड से है तो मिडिल से है, ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 70। कंडक्शन प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस। देखो अब फिर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इंडक्शन, लेकिन 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 सुनो, अब बोल रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर अ पार्ट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर थ्रू। देखो इंडक्टिव तो होता ही है दोनों में। मेरा बात समझ में आया क्या बोले? इंडक्टिव तो दोनों में होता है, ऑलवेज इंडक्टिव ट्रांसफर होता है। तो एक्स्ट्रा क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, ये चीज क्वेश्चन का मीनिंग है, यानी कि कंडक्टिव ट्रांसफर होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? इंडक्टिव ट्रांसफर तो होता ही है, ऑटो में भी होता है और टू वाइंडिंग में भी होता है। समझ में आया? एक्स्ट्रा कौन सी पार्ट जो आपकी ट्रांसफर होती है, डेट इज कंडक्टिव प्रोसेस। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? बी, कंडक्टिव। 71 नंबर खत्म हो गया, हो चुका है। 72। Which of transformer primary secondary are connected in each other electrically? Definitely पढ़ ले लो पहले। किस ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कनेक्टेड होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कनेक्टेड होते हैं।
ऑटो ट्रांसफॉर्मर। दूसरा और देख ले, इंसुलेटिंग का मतलब ही होगा तो कनेक्टेड नहीं होगा। ऊपर वाला सीडिंग ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, जो वेल्डिंग ट्रांसफॉर्मर वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, वो भी आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं होता। अच्छा क्यों नहीं किया जाएगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर, बताओ, फंसा दिए फिर। क्यों, वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, सही बात है, नहीं बोल रहा है, वेल्डिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, क्यों वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर नहीं होगा। डेफिनेटली, वेरी गुड, यस डेफिनेटली। और जब हम वेल्डिंग करेंगे तो शॉर्ट करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और जब कनेक्ट करेंगे तो पूरा वोल्टेज आ जाएगा उसके अक्रॉस। समझ में आ रहा है, वो स्टेप डाउन की तरफ बिहेव नहीं करेगा, तब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा वहां पे, वो पूरा वाइंडिंग खत्म हो जाएगा, ये सीधा डायरेक्ट वोल्टेज आ जाएगा। मेरा बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। क्या किया ना, हम इसको शॉर्ट कर दिए, ये बिल्डिंग में ही होगा ना, बिल्डिंग में शॉर्ट हो जाएगा, जो शॉर्ट हो गया तो ये ना वाइंडिंग खत्म हो गया, बाईपास हो गया ये वाइंडिंग, और ये डायरेक्ट क्या हो गया, ये हाई वोल्टेज से कनेक्ट हो गया, जबकि हमको चाहिए यहाँ पे क्या, लो वोल्टेज, और हो गया क्या। इसलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर कभी वेल्डिंग के लिए यूज नहीं किया था। इंसुलेटिंग तो होता नहीं है, आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर, यानी कि आंसर तो करेक्ट ठीक है। आंसर क्या है हमारा, सी 73। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ, वो किसका बनता है, फोड़ देंगे ये बताने वाला क्वेश्चन है रे। कोर किसका बनता है, लेमिनेटेड शीट का, जो पतला पतला प्लेट्स होते हैं। देखिए 74 हो चुका है, हाँ यस डेफिनेटली, यस यस 74 हो चुका है, थैंक यू। 75 75 और 10 kV ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ट्रांस रेशियो इज दिस। अच्छा फाइन ट्रांस, देखो ये तो पहले तुमको समझना है कि हम लोग जो ट्रांस रेशियो लेते हैं वो ऑलवेज एक से बड़ा होता है, यानी कि यहां दिया है गलती, उल्टा, गलती नहीं दिया है, ये दिया है उल्टा। बात समझ में आया क्या बोले हम लोग, ये लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज दिया है ना, बोल भी नहीं कर रहा है, यस और नो। तो सबसे पहले ना यहां जो ए ऑटो दिया है वो ना बेटा होगा 1/0.4, और ये आएगा कितना आएगा 2.5, है ना, 2.5 होगा ना रे, 10/4, हाँ ठीक है 2.5, तो ये आएगा 2.5। समझ में आया ये क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलवेज क्या लेते हैं, LV बाई HV लेते हैं, तो तुम अगर नहीं लोगे तो गलती हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए वो लेना जरूरी है, तो LV/HV लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इंडक्टिव पावर ट्रांसफर, सॉरी HV/HV, सॉरी, मतलब हायर वोल्टेज को लोअर वोल्टेज लेते हैं, यानी कि एक से बड़ा होता है, बात ये है। अब क्या होता है कि इंडक्टिव पावर ट्रांसफर किसके बराबर होगा। अच्छा ये ऑटो ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग कितना है, 10 केवीए है ना, टोटल जो केवीए रेटिंग है इट इज द 10 केवीए, यानी कि हमको पता है इंडक्टिव ट्रांसफर डिवाइड बाई टोटल ट्रांसफर, है ना, ये किसके बराबर होता है, 1/A/2, किसके बराबर होता है क्या भाई, नहीं कंडक्टिव है ये, सॉरी, ये 1 - 1/A/2 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है मेरा, है ना, यस। हमको क्या निकालना है, इंडक्टिव ट्रांसफर निकालना है, तो इंडक्टिव ट्रांसफर इक्वल टू 1 - 1/5, 0.4 लिख दें, अरे 1/A/2 का वैल्यू दिया था ना, 1 समझ में क्या, 0.4 इंटू 10, ये हो गया तुम्हारा 60, यानी कि 6 हो गया, बोलो ना रे, 6 kVA हो गया ना, अरे एक में से 0.4 घटाओगे 0.6 होगा, 10 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, हो गया। आंसर कितना है इसका, बी, निकल लिया था तुम, तो कंडक्टिव 4 होगा डेफिनेटली, यस कंडक्टिव 4, 76।
क्वेश्चन पढ़ो तुरंत पता चल जाएगा। 76 देखना पड़ गया। क्या लिखा हुआ है पहले ये बताओ। परसेंटेज इंपीडेंस है, परसेंट मतलब पर यूनिट इंपीडेंस है। परसेंटेज मतलब क्या होता है, जेडपी होता है भाई, समझ में आ गया, किसके रेशियो में। अच्छा पर यूनिट को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, किसमें हो जाएगा वो, परसेंटेज में हो जाएगा। यानी किसमें दिया है, पर यूनिट का क्वेश्चन पूछा, तो पर यूनिट क्वेश्चन तो सेम होना चाहिए ना, पर यूनिट इंपीडेंस, पर यूनिट इंपीडेंस तो सेम होना चाहिए ना। अब क्वेश्चन आते पड़ते हैं। ऑन अ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू और मोर ट्रांसफार्मर द परसेंटेज इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर शुड बी सच दैट एक्चुअल इंपीडेंस और ट्रांसफार्मर शुड बी सेम। नहीं ये गलती है, बोल रहे एक्चुअल तो नहीं बराबर होना चाहिए, नहीं। अच्छा ये तो सेम, तो आंसर सही होगा। प्रोपोर्शनल टू देयर एमवीए रेटिंग, ये भी नहीं है, वो बराबर होने चाहिए, एमवीए रेटिंग पे डिपेंड नहीं करता वो। इनवर्सली भी नहीं होता, ये सब इंपीडेंस का चीज दिया हुआ है। बात समझ में आया। आंसर क्या होगा आपका, बी, ये सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बोलेंगे 77। 3 फेज टू 2 फेज, देखो ये सिंगल से नहीं किया जाता, 3 से सिंगल भी नहीं किया जाता। हाँ 3 फेज टू 2 फेज और वाइस वर्सा, है ना, या तो 3 फेज टू 2 फेज और 2 फेज टू 3 फेज। यानी कि आंसर क्या होगा इसका, सी 78। आर बोलो। बोथ होते हैं ना, मैग्नेटिकली कपल्ड एंड इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड। हाँ इंडक्टिव एंड कंडक्टिव, यस डेफिनेटली। उसको बोले थे मैग्नेटिकली भी बोला जाता है और इलेक्ट्रिकली भी बोला जाता है। अरे बोलो है या नहीं। ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग्स है वो मैग्नेटिकली तो कपल्ड होते ही हैं, वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी होते हैं, इसलिए उसमें कंडक्टिव ट्रांसफर भी होता है एंड इंडक्टिव ट्रांसफर भी होता है। नेक्स्ट 79। सी हो रहा है। 20 के भी ट्रांसफार्मर है, कोर लॉस इतना, कॉपर लॉस इतना, फाइंड द कॉपर लॉस मैक्सिमम एफिशिएंसी, फाइंड द कॉपर लॉस। तो ये 450 के बराबर होगा, आयरन लॉस के बराबर होगा। निकालने की नीड थी क्या इसमें, नहीं। तो यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो आयरन लॉस होगा वही कॉपर लॉस हो जाएगा, यानी कि ये 450 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, सी 80। अच्छा हो चुका है ये, 80 हो चुका है, 81 भी हो चुका है, 82। रेटिंग पे डिपेंड करता है, सही बात है। अब एक और क्वेश्चन पढ़ के आए थे हम इसके पहले ही, है ना। परसेंटेज इंपीडेंस पे प्रोपोर्शनल लोड शेयर होता है, परसेंटेज इंपीडेंस पे पैरेलल शेयर द लोड डिपेंड ऑन। अगर क्या कर रहा है ट्रांसफार्मर 82 ट्रांसफार्मर, अच्छा मतलब कि द ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंड ऑन अपॉन, विल शेयर द लोड, वो किस लोड को शेयर करेगा। आंसर जो है लीकेज रिएक्टेंस तो होगा नहीं, एफिशिएंसी होगा नहीं, या तो रेटिंग पे शेयर करेगा या परसेंटेज इंपीडेंस पे शेयर करेगा। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंड ऑन, यानी कि प्रोपोर्शनल टू देयर केवीए रेटिंग, डेफिनेटली केवीए रेटिंग के प्रोपोर्शनल शेयर करता है एंड परसेंटेज इंपीडेंस। ये दोनों आंसर हो रहा है भाई, रुको हो रहा है ना दोनों, रेटिंग पे तो डिपेंड करता है। एक मिनट रुको। ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंड अपॉन परसेंटेज इंपीडेंस। आंसर जो है इसका मोर अप्रोप्रिएट जो है ना, ये एक्चुअल जो क्वेश्चन दिया है वो ये सोच के दिया है, बताते हैं आपको। क्वेश्चन जो सोच के दिया है ये प्रोपोर्शनल लोड शेयर कर दिया है सोच के, समझ में आया।
पावर जो ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंड अपॉन, ये ना हम बता रहे हैं, रुको, ये ना एक्चुअली ये परसेंट, ये प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग सोच के ही दिया है आंसर। जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है वो प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग सोच के ही किया गया है, समझ में आ रहा है? पर उस पर तो डिपेंड करता ही है, परसेंटेज इंपीडेंस पे तो डिपेंड करता ही है, रेटिंग पे भी डिपेंड करता है डेफिनेटली। अच्छा मान लो परसेंटेज इंपीडेंस सेम हो और एक का रेटिंग ज्यादा हो तो ज्यादा शेयर नहीं करेगा? अरे बोलो हाँ या नहीं? अगर परसेंटेज इंपीडेंस सेम हो और एक का ज्यादा रेटिंग हो तो ज्यादा शेयर नहीं करेगा? डेफिनेटली शेयर करेगा। अच्छा अगर इस तरह तुमको बोले कि दोनों का रेटिंग सेम है तब वो परसेंटेज इंपीडेंस पे डिपेंड करेगा। समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं हम? देखो, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंड अपॉन, डेफिनेटली ये रेटिंग पे भी डिपेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहला बात। परसेंटेज इंपीडेंस पे तो डिपेंड करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन सुनो क्या है, ये क्या क्या सोच के क्वेश्चन दिया है? ये अगर क्वेश्चन दिया है कि अपने जो लोड शेयर करेगा वो किस प्रोपोर्शन में लोड शेयर करेगा, यानी प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग, तब तुम किस पे जाओगे? परसेंटेज इंपीडेंस पे जाओगे, जेड इंपीडेंस होगा डेफिनेटली। लेकिन देखो, अगर हम बोले कि हमारे पास दो ट्रांसफार्मर है, दोनों की रेटिंग सेम है, दोनों की रेटिंग सेम है, तो वो किस पे लोड शेयर करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? तो ये पर यूनिट इंपीडेंस पे डिपेंड करेगा, ये चीज है। अच्छा अब सुनना यहां से, अगर दूसरा क्वेश्चन बोले कि दोनों ट्रांसफार्मर की पर यूनिट इंपीडेंस सेम है, तब लोड किस पे शेयर करेगा? तब रेटिंग पे शेयर करेगा। ये एक्चुअल देता नहीं है ना पूरा क्वेश्चन में, ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग इन पैरेलल। अब क्या ऑपरेट कर रहा है? अब लिखता तब ना कि दो ट्रांसफार्मर ऑफ सेम रेटिंग ऑपरेटिंग इन पैरेलल, लिखता बेटा तो हम क्या कहते इसको? तब ये पर यूनिट इंपीडेंस पर डिपेंड करेगा सर। अगर कहता कि दो ट्रांसफार्मर है जिनकी पर यूनिट इंपीडेंस सेम है, तब लोड शेयर किस पे डिपेंड करेगा? तब किस पे होता? रेटिंग पे होता। यहाँ पे मेरे ख्याल से ना मोस्ट अप्रोप्रिएट जाना चाहिए, तो इसके साथ जाना चाहिए अगर आपको ऑप्शन मारना है तो। हालांकि ये भी ऑप्शन गलती नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल ना दिया ही नहीं है। एक्चुअल क्या नहीं दिया है इसमें? 1/z, इसमें ना 1/z का कुछ आंसर ही नहीं है, तो पर यूनिट का बात है। इसमें तो 1/z है ही नहीं, इसमें तो पर यूनिट का बात है। अरे वो तो पता है तुमको कौन बनाता है?
बंद करें। हाँ बोलो। जाएंगे परसेंटेज इंपीडेंस है ना, लेकिन ये क्वेश्चन में होना चाहिए कि सेम रेटिंग के लिए, अगर रेटिंग सेम है मेंशन हो तो डेफिनेटली तब तो परसेंटेज इंपीडेंस होगा, तब रेटिंग होगा, ये तो फिक्स है। अपोजिट होगा। अगर इस क्वेश्चन में जाओगे तो उन कहने का मीनिंग ये था कि वो सेम रेटिंग के लिए पूछ रहा था, इसलिए आंसर क्या होगा डी। हालांकि आपका डेफिनेटली ये डिजायरेबल कंडीशन है, डेफिनेटली ये रेटिंग रीडिंग तो सर आपके जो है डिमांड के अकॉर्डिंग लगाएंगे ना, कि डिमांड ज्यादा है तो रेटिंग अपना ज्यादा लगा के मशीन लगाएंगे, वो अलग बात है। वोल्टेज रेटिंग की बात नहीं कर रही है ना वो, वोल्टेज रेटिंग की बात नहीं कर रहा है ना वो रेटिंग का मतलब वोल्टेज रेटिंग नहीं होता। जब भी वोल्टेज रेटिंग लिखा होगा तो वोल्टेज रेटिंग लिखा होगा, रेटिंग मतलब उसकी पावर रेटिंग होती है, मतलब केवी रेटिंग एसेंशियल करने वो तो क्या बेटा ना नहीं, किस किसी मिलेंगे जो मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था, लेकिन तुम जब इसका कोच देखो तो वो ना आंसर कोच बोलेंगे कि मेरा कहने का मतलब था कि तुम सेम रेटिंग क्यों नहीं माने। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अच्छा तुमको इतना हम थ्योरी पढ़ाए पैरेलल का, कभी ये पढ़ाए कि सेम पर यूनिट इंपीडेंस पर रेटिंग के डिपेंड करेगा, ये चीज तो नहीं पढ़ाया गया। ये तो थ्योरी है ही नहीं कि सेम इंपीडेंस पे रेटिंग पे डिपेंड करेगा, ये थ्योरी नहीं है ना। थ्योरी क्या है कि सेम रेटिंग पे इंपीडेंस पे डिपेंड, ये थ्योरी है। इसलिए तुमको जाना था इसके साथ, मोस्ट अप्रोप्रिएट के साथ, बात ये। नेक्स्ट देखें हम लोग 83, जल्दी बोलो। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर डिपेंड्स ऑन फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड करता है, जहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कैसा होता है, एस्थेटिकली इंड्यूस ईएमएफ होता है। सही बात है। 84 डी ऑल ऑफ अबव। कंडक्शन क्या है बताओ, कंडक्शन में हीट कैसे जनरेट डिसिपेट होगा? क्वेश्चन, हीट जनरेटेड इन ट्रांसफॉर्मर इज डिसिपेटेड मेनली बाई, वर्ड पूरा सुनते हो क्या है, मेनली बाई। किसके चलते, मेनली किसके चलते होता है? वो जो वायल गर्म होकर ऊपर जाता है उसके चलते। मेनली वायल इज द कॉज टू टेक द हीट फ्रॉम द वाइंडिंग एंड द कोर, है ना कि नहीं? वायल मेन कारण होता है, बोलो है या नहीं? पता नहीं हिंदी में। तो इसके लिए यानी कि इसमें क्या होगा, कन्वेक्शन के चलते होता है, यानी कि वायल जो है ऊपर की तरफ जाता है वो कन्वेक्शन है, डेफिनेटली कन्वेक्शन के चलते होता है। हाँ तब जा सकता था, डेफिनेटली तब जा सकता। तो मेनली ऑन कन्वेक्शन।
रेडिएशन मतलब कि नहीं, एक्चुअल बाहर तो नहीं निकल पाएगी ना, फिर तो वायल को ही देगी, निकलेगी वाइंडिंग से निकलेगी या कोर से निकलेगी, तो हीट कहां देगी? मतलब वो वायल के थ्रू ही निकलेगी ना, निकलने का माध्यम तो वायल ही है, और वायल में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, इसलिए कन्वेक्शन होगा। रेडिएशन बेटा जो मशीन खुले हैं ना उनमें, जैसे स्टेटर वाइंडिंग है, जैसे कि एक मशीन है जिसमें स्टेटर वाइंडिंग है, तो स्टेटर में जो हीट होगा वो तो रेडिएशन के चलते निकल जाएगा, बात समझ में आया? लेकिन ट्रांसफार्मर में हीट कहाँ होता है? वाइंडिंग में या कोर में, और वो किस में डाले होते हैं? टैंक में क्या होता है? वायल। तो जो भी वो आपके हीट देंगे वो देंगे किसको? वायल को ही देंगे ना, और वायल के चलते ही हो रहा है ना डेफिनेटली, तो और वायल में क्या होता है? कन्वेक्शन होता है, तो इसलिए ये कन्वेक्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बताएंगे 85। ना स्टेप अप अ ट्रांसफार्मर चेंज एसी टू, यार एसी का चाहिए हो गया, ये डी होगा, ये तो क्या क्वेश्चन देता है। हाँ 86, मतलब ये क्वेश्चन नहीं है ना। द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ, छोड़ो हटाओ, देखते हैं हम। द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन ऑन लोडेड ट्रांसफार्मर, ओके, डिपेंड ऑन पावर फैक्टर ऑफ लोड, डिपेंड ऑन पावर फैक्टर ऑफ लोड। अच्छा, अगर वो नो लोड होता तो लैगिंग होता, तब लैगिंग 0.2 लैगिंग होता तब। इक्वल होगा, क्या कर रहा है? मैक्सिमम एफिशिएंसी विल अकर व्हेन कॉपर लॉस आयरन लॉस पूछ रहा है भाई, व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस पूछ रहा है, यूनिटी कहां से है? पावर फैक्टर पूछ रहा है क्या यहाँ पे? व्हेन कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस आर इक्वल, यानी कि डी। 88 कौन सा, कहा गया? बताएंगे ही नहीं। 89 बाहर पूछेंगे बाबू। 89 ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन अ ट्रांसफार्मर टू, ब्रीथर ऑब्जर्व के लिए मॉइस्चर को, बोलो ना रे, ऑब्जर्व मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंटरिंग इन द ट्रांसफार्मर, मॉइस्चर ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ये ऊपर वाला क्यों नहीं होगा? छोड़ते समय उसको मतलब नहीं है। अरे देखो क्या लिखा है, ऑब्जर्व मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, लिखा है ना ब्रीथिंग के समय, तो छोड़ने के लिए छोड़ते समय ना उसका मतलब नहीं है, समझ में आया? हाँ एयर आते समय, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? आना एंड जाना बोथ, समझ में आ रहा है? यानी कि उसके लिए नहीं, वो जब ऑब्जर्व करेगा, जब इंटर होगा ट्रांसफॉर्मर में, उस समय आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ, यानी कि आंसर क्या होगा? डेफिनेटली वही चीज वो भी होता है। नाइन्टी द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर इंडक्टिवली लिंक्ड, बी। बी बनाने का क्वेश्चन ही नहीं है। कौन है रे? कम्यूटेटर डीसी मशीन में होगा, कंजर्वर होता है, रेडिएटर होता है, टैप चेंजर, कंजर्वेटर टैंक हो गया, रेडिएटर, और वही जो वायल को रेडिएट करने के, रेडिएट कर, ट्रांसफार्मर के बगल में नहीं लगा होता है? हाँ पाइप जैसे ट्रांसफार्मर के जो बगल में लगता है ना, विंस विंस जिसको कहते हो, उसमें रेडिएटर पाइप जैसे होते हैं, उसमें न्यूट्रल कूलिंग वायल जो है ना, ठंडा करने के लिए काम किया जाता है। बाहर देखते हो ये लिप्स जैसे लगते हैं, वही चीज है रेडिएटर। नहीं उसमें ना
पाइप लगा होता है, रेडिएशन पाइप, तो ये जानता होगा ना बढ़िया से। रेडिएशन, उसमें ना बाहर की तरफ जो लिप्स लगते हैं, ये ट्रांसफार्मर में देखे वो ये जाली का रहता है बाहर में, उसी में होते हैं वो रेडिएशन। हाँ बाहर दिखा देना इसको। यानी कि आंसर क्या होगा, कम्यूटेटर। आंसर होगा ए। 91 का 92 क्या है भाई, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर गिव्स। तो क्या दिक्कत है इसमें, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर गिव्स copper loss at full load, copper loss at any load, copper loss at half of the load and copper loss at overload, any of the load। क्यों ऐसा, मतलब अलग अलग डिफरेंट लोडिंग पे भी किया जा सकता है, तो क्या होगा, एनी ऑफ द लोड। आंसर हो गया आपका बी, 92 का बी। 93 स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा डेफिनेटली, बी होगा। 93 के बी। चलो कहां तक हुआ है, 96 से। नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज, हाँ बोलिए। ट्रेपोजियल नहीं होता, तुम कल आया नहीं है, बताओ नो लोड करंट के साथ। ट्रेपोजियल का मतलब होता है फ्लैट टॉप्ड। तो करंट थोड़े ना फ्लैट टॉप्ड होता है, फ्लक्स होता है। फ्लक्स इज द फ्लैट टॉप, यानी ट्रेपोजियल नेचर का होता है। साइनसोइडल कहाँ होता है, अगर साइनसोइडल होगा तो फ्लक्स फ्लैट टॉप्ड हो जाएगा। पिकी नेचर का होता है, नॉन साइनसोइडल होता है। करंट जो है मैग्नेटाइजिंग करंट पिकी, यानी कि नो लोड करंट उसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, नहीं बेटा पिकी करना ही पड़ता है। हाँ पिकी करना ही पड़ता है, अदरवाइज तो पूरा कहानी शुरू हो जाएगा। बाद में बनाने का क्या मतलब होता है, यानी कि तुम ट्रांजिएंट पीरियड की बात नहीं करोगे बेटा, हम लोग ऑलवेज स्टडी स्टेट की बात करते हैं, वो होता है उस तरह से। बाद में कैसा होता है ये चीज बोल रहे हैं, कैसा होगा वो नॉन साइनोसोइडल होगा। अगर वो साइनोसोइडल हुआ तो फिर तो फ्लक्स का कहानी अलग हो जाएगा। फिर वैसा करते नहीं, हम कर ही नहीं सकते वैसा, तो हम लोग क्या बनाते हैं इसको, ये पिकी नेचर का बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, नॉन साइनोसोइडल होगा। ट्रेपोजियल बेटा फ्लक्स होता है, ठीक है, ट्रेपोजियल फ्लक्स होगा, और वो भी कब होगा, जब साइनोसोइडल करंट होगा, जब पिकी नहीं होगा। हाँ डेफिनेटली पिकी नहीं होगा, यानी कि आंसर इसका क्या होगा, बी, ये नॉन साइनोसोइडल होता है। ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन वायल मस्ट बी ऑफ लो विस्कोसिटी, होगा एकदम सही है। कि ओके वैसा होना चाहिए, पतली होनी चाहिए, अलग अलग जगह पे घुस जानी चाहिए, यानी कि लो विस्कोसिटी। ब्रेक डाउन वोल्टेज, बगल में बैठा जानता है, तुम नहीं जानता, हे भगवान। मतलब उसकी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। वोल्टेज आर बताइए, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल व्हेन देयर वोल्टेजेस आर, वही चीज बोल के तो आए हैं, वोल्टेज रेटिंग की बात कर रहा है, टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहा है, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आंसर बता दीजिए कितना हुआ, ये हुआ ना 99। ऑन विच द फॉलोइंग पैरामीटर हो गया है, 100 हो गया है, 101, 101 बोथ डेफिनेटली। वायल जो दोनों के लिए काम किया जाता है, दोनों के लिए किया जाता है, कूलेंट का भी काम करता है एंड इंसुलेटर का भी काम करता है। 102 बोलो जल्दी। विच ऑफ विच इज टू बी शॉर्ट सर्किटेड, कौन शॉर्ट सर्किट किया जाएगा ऑन द परफॉर्म लो वोल्टेज साइड, बोलना रे, ये होगा
हाई वोल्टेज साइड इक्विपमेंट प्लेस करेंगे, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करेंगे। अच्छा क्यों ऐसा करते हैं? हाई वोल्टेज साइड जो है ना करंट की रेटिंग कम होती है, हाई वोल्टेज साइड करंट की रेटिंग कम होती है, इसलिए ऐसा करते हैं। वोल्टेज तो ऑलरेडी कम ही होगी। हाँ, एन इंसुलेशन ट्रांसफार्मर और 1:1 ट्रांसफार्मर। अच्छा 104 है ये, 103 कितना होगा? A single phase transformer, high voltage, low voltage. The transformation ratio always N2 by N1. Transformation ratio N2 by N1. Transformation ratio N2 by N1 कितना होगा तब? 1/10 होगा ना? बोलो ना रे। आंसर हो गया बी 104। एक सौ चार बोलो, इतना लेट लगा रहा है। 1:1 ट्रांसफॉर्मर होता है ये, जिसको यूनिट टर्न ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। 104 हो गया, 105 देखेंगे। 105। अच्छा तुका नहीं मारना है भाई, बोलो क्या? इनपुट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज ए स्क्वायर वेव, द आउटपुट विल बी। देखो सुनो यहां से, देखो सुनो, इनपुट ना स्क्वायर वेव है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज है स्क्वायर वेव, इस तरह है। ठीक, सप्लाई वोल्टेज स्क्वायर वेव। अच्छा सॉरी, स्क्वायर वेव, सॉरी स्क्वायर वेव है इस तरह से, ठीक है ना? ओके बढ़िया। देखो तो पहले कौन ट्रांसफॉर्मर है ये, एक मिनट को, तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर को कितना नंबर क्वेश्चन है? 105 ना। द इनपुट ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज ए स्क्वायर वेव, द आउटपुट विल बी। अच्छा अगर ये स्क्वायर वेव है तो इससे करंट भी स्क्वायर वेव होगा, बोलो है या नहीं? करंट भी इसका स्क्वायर वेव होगा। वोल्टेज अगर स्क्वायर वेव है तो करंट भी स्क्वायर वेव होगा, फ्लक्स भी स्क्वायर वेव होगा। कहेगा कि सर ये कैसे हो गया? बेटा जब तक क्वेश्चन में सैचुरेशन का बात नहीं करे, मैग्नेटाइजिंग करंट को साइनोसॉइडल मानोगे तुम और लीनियर रीजन में मानोगे उसको। अरे बोलो है या नहीं? वो पीकी टिकी कब आता है? मतलब पीकी करंट कब आता है? जब तुम सैचुरेशन लेते हो, और जब सैचुरेशन नहीं लिया जाए तो कोई मतलब नहीं है, वो मैग्नेटाइजिंग फेनोमेना तब कुछ नहीं है। बात समझ में आया? अच्छा हम पहले ही लिखे थे मैग्नेटाइजिंग फेनोमेना में, पहले ही लिखे व्हेन कोर इज सैचुरेटेड। बात समझ में आया ये चीज? अरे बोलो हाँ या नहीं? यानी कि तो ये वाली जो केस है वो सैचुरेटेड कोर की है नहीं। अब ये ना फ्लक्स हो गया सर स्टेप, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ईएमएफ मिलेगा, है ना? अब स्टेप वेव का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा वो इंपल्स वेव। कैसा होता है बताते हैं, बता रहे हैं सुनो, सारे वेव के लिए तो बताएंगे नहीं। देखो क्या नेटवर्क ही है, चलो बताएं, सुनो इसका पहले देख ले। अच्छा डी बाई डी टी का मतलब क्या होता है? चेंज, ठीक है, चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अच्छा ये तो पता चल गया ना, फ्लक्स इस डायरेक्शन का होगा, फ्लक्स इसी नेचर का होगा, ये तो पता चल गया। ओके अब देखो तो चेंज कहाँ कहाँ हुआ है? यहां से, मतलब यहां से अगर जीरो से स्टार्ट करें तो यहां पे चेंज है, एड्रॉप्ट चेंज, फिर यहां पे एड्रॉप्ट चेंज है, फिर यहां पे एड्रॉप्ट चेंज है, समझ रहे हो? और यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट है, तो जहां से लेके जहां तक कांस्टेंट होगा वहां तक होगा जीरो। अरे बोलो हाँ या नहीं? जहां से जहां तक कांस्टेंट होगा वहां तक होगा जीरो। जहां चेंज होगा और वो जीरो टाइम में चेंज हो रहा है, एक तो चेंज तो हो रहा है, यानी कि डिफाई तो है, लेकिन कितने समय में? बहुत जीरो टाइम में, तो ये ना बहुत हाई होगा। और इस तरह के वेव को हम लोग क्या वेव बोलते हैं? यहाँ पे अगर बहुत हाई हो, दूसरा वाला नेगेटिव होगा, तीसरा वाला फिर पॉजिटिव होगा, चौथा वाला, इस वाले वेव को क्या बोलते हैं? इंपल्स वेव बोलते हैं। डेफिनेटली इंपल्स का इंटीग्रेशन स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंपल्स। हाँ उसमें आता है बहुत सारा, जैसे कि अगर मान लो ट्रेंगुलर है, ये ट्रेंगुलर वेव है, ठीक है, मान लो कि फ्लक्स होता ट्रेंगुलर, ये स्क्वायर दिया था, मान लो ट्रेंगुलर देता, तब कैसा होता वोल्टेज? तब मेरा ये जो सेम क्वेश्चन होता, अगर ट्रेंगुलर होता तो क्या होता? यहां से यहां देखो चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, कांस्टेंट है क्या? स्ट्रेट लाइन है बेटा, कांस्टेंट है स्लोप? अरे बोलो वैल्यू कांस्टेंट नहीं, स्लोप, स्लोप तो कांस्टेंट है ना, ये हो गया कांस्टेंट पॉजिटिव में। ये क्या है? कांस्टेंट है,
लेकिन नेगेटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव में कांस्टेंट, फिर हो गया पॉजिटिव। यानी कि अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा स्क्वायर। समझ में आ गया? ट्रेंगुलर को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा स्क्वायर, इस तरह का बात। अच्छा, साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा साइन, मतलब कोसाइन बनेगा। तो बेटा हमारे काम थोड़े ना है ये चीज, ये तो आपको पढ़ गया ना, बेसिक हो गया। मिटा दो इसको। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? दैट इज इंपल्स टाइप, है ना? इंपल्स नहीं है तो क्या है बताओ? तो पल्स मतलब, हे भगवान, मतलब कहाँ खोया है? अरे पल्स का मतलब होता है टक टक टक, उसी को बोलते हैं इम्पल्स, पल्स पल्स उसी को बोलते हैं, दोनों से होता है। वो वाली पल्स नहीं होती भाई, पल्स वेव का मतलब होता है कुछ देर पे। चलो कहां तक हुआ? 105, 105 हुआ ना? पल्स वेव होगा, इसका आंसर क्या होगा तब तुम्हारा? ए। 106, जल्दी बोलो, खत्म करो इसको। नहीं बताना है। 107, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल प्राइमरी वाइंडिंग। अरे तो बताया तो है, मैग्नेटिक लॉस कहते हैं उसको, बताया नहीं है कि मैग्नेटिक लॉस कहते हैं। आयरन लॉस इज आल्सो नोन एज, कोर लॉस इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लॉस। ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। आंसर क्या होगा? बी, करेक्ट। लेंज लॉ को लेकर बता रहा है ये, हाँ डेफिनेटली। एक्चुअल में हम लोग तो डॉट कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा है। क्या कह रहा है कि जो आपका इंडिविजुअल होगा वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा, और वो अपोज करेगा किसको? प्राइमरी वोल्टेज को। ये तो फिक्स चीज है, यानी कि लेंज लॉ को यहाँ पे लगा रहा है। ओके, क्या बोल रहा? बोलो, दे रखा तो है, बोल तो रहे हैं। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये कभी नहीं हो सकता कि सर दोनों देता, तो दोनों क्यों देगा? पागल है क्या वो? अगर देगा तो फिर क्वेश्चन गलती है, इसका मतलब यही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कितना है क्वेश्चन नंबर 108? क्या कह रहा है? इन केस ऑफ कोर टाइप व्हिच ऑफ द वाइंडिंग आर नियरर टू कोर, तो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। क्यों ऐसा होता है? इंसुलेशन रिक्वायरमेंट को कम करने के लिए। ओके चलो, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन सारा कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, सोचो आराम से। क्वेश्चन सोचो, हम दिए हुए हैं, आंसर इसका पता है तुमको। डेफिनेटली यस। हायर फ्लक्स डेंसिटी में क्यों ऑपरेट कराते हैं, यही क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन सुनो क्या है? द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिजाइन। जो पावर ट्रांसफार्मर है उसमें फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होता है, क्यों ऐसा होता है? हाँ डेफिनेटली, डेफिनेटली यस। तो यानी कि हमको ना कम जो साइज है पर के भी साइज कम हो जाएगा, इसका मतलब यही है, सीधी सी बात है। यानी कि आपके पास रिड्यूस द वेट पर के भी है, यानी कि छोटा करने के लिए आएगा। रिलेशन सही है, हाँ बेटा। बीएम अगर बढ़ा दिया तो एरिया कम हो गया, यही चीज है। तो लेकिन हम बीएम हर जगह नहीं बढ़ा सकते। किसमें बढ़ाया जाता है? पावर। वो क्यों बढ़ाया जाता है? क्यों बढ़ाया जाता है? हाँ ठीक है, बढ़ा दिए बीएम। पावर ट्रांसफॉर्म बीएम क्यों बढ़ाया जाता है? ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी उससे ज्यादा होती है, पढ़े हो ना तुम? बिना बताए तो पूछेंगे नहीं ना। फ्लक्स डेंसिटी उसमें ज्यादा होती है, ऐसा क्यों? बहुत थोपाई करेंगे, जल्दी बोलो, बोलो क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी ना ज्यादा होती है पावर ट्रांसफॉर्मर। हाँ, परमिबिलिटी का मतलब है, मैं जीते कर दे रहा है। आयरन लॉस को बोलो, ज्यादा होता है पावर ट्रांसफार्मर में। सेम कॉपर लॉस के लिए आयरन लॉस ज्यादा होता है पावर ट्रांसफार्मर में। सेम कॉपर लॉस के लिए आयरन लॉस, अभी बता क्या है कि नहीं कुछ देर पहले। सेम पावर, सेम कॉपर लॉस के लिए आयरन लॉस ज्यादा होता है। लिखवाएं, लिखवा क्या दें? लिखवाएं तो है तुम्हारे कॉपी में, ऐसे थोड़ा नहीं लिखवाएं। क्या होता है कि पावर ट्रांसफार्मर में ना आयरन लॉस ज्यादा होता है फॉर सेम रेटिंग, यानी कि सेम कॉपर लॉस के लिए, यही चीज है। ओके ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा आपका? ए। नेक्स्ट 110, द कोर फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिपेंड मेनली ऑन सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। सही बात है, ये तो सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये तो बना चुके हैं क्वेश्चन, आई होप। 111, मिनरल ऑयल
कोकोनट ऑयल यूज करेगा तुम, सिर में लगाना है तेल, ठीक है। मिनरल ऑयल यूज किया था, ओलिव ऑयल यूज करेगा, सब सिर में लगाने वाला तेल कौन दिया है रे ये, मतलब लड़की सेट करिए क्वेश्चन, बात यही है। हम्म? अब बताओ ना तुम, ओलिव ऑयल, जैतून का तेल, कोकोनट ऑयल, एगो प्लाम ऑयल, क्या मतलब कुछ नहीं, वो पाम नहीं, दूसरा एक पाम होता है, छोड़ हटा हमको। हाँ पाम ट्री होता है डेफिनेट, अब पकड़ रहे। अब मतलब कि ये क्वेश्चन कौन सेट किया है, एक लड़की सेट की है, बहुत पता होगा ना कि डिफरेंट डिफरेंट ओलिव ऑयल क्या है, कोकोनट ऑयल क्या है, मतलब क्या कुछ भी 12 आ जाओ 100 बार। द ट्रांसफॉर्मर यूज फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज, बोलो, अरे चलो ये तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, बोलो ना रे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया था हाँ या नहीं। 113, व्हाट शुड बी द टोटल लॉस, ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, ऑटो ट्रांसफॉर्मर को एज ए बूस्टर ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है डेफिनेटली, ऑटो ट्रांसफॉर्मर को एज अ बूस्टर ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, क्योंकि अब बूस्टर समझाते हैं, सुनो क्वेश्चन पूछा आता है, सही बात है। बूस्टर ट्रांसफॉर्मर के रूप में यूज किया जाता है ऑटो ट्रांसफॉर्मर को, क्योंकि बूस्टर का मतलब क्या होता है, बूस्ट करना वोल्टेज, यानी कि कुछ दूर जाएगा ना, तो मान लो कि अगर 25 किलो वोल्ट हम भेज दे, मान लो कि एसी ट्रैक्शन सिस्टम है, एसी ट्रैक्शन सिस्टम है 25 किलो वोल्ट का होता है, तो कुछ दूर भेजोगे ना तो ये 24 किलो वोल्ट हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, और फिर इसको ना बढ़ाना है, कितना 25 करना है, इसको बोलते हैं बूस्टअप करना। अच्छा अब बताओ कि हमको 24 किलो वोल्ट पता है इनपुट, और कितना करना है 25, तो टर्न्स रेशियो कितना होगा, 1.1 के पास होगा ना, होगा कि नहीं होगा, समथिंग ये एक से बड़ा होगा, समथिंग स्टेप अप के मोड में होगा, तो यहाँ पे क्या ऑटो ट्रांसफॉर्मर इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये सही बोल रहा है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये 1.1 के पास है, टू वाइंडिंग से करोगे ना तो बहुत ज्यादा लॉस होंगे उसमें, इसलिए यहाँ पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है एज अ बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। ओके 113 बोलेंगे, व्हाट शुड बी लॉसेस इतना केवीए, होगा, क्या क्वेश्चन है भाई, मैक्सिमम एफिशिएंसी का क्वेश्चन है, तो आयरन लॉस को दुगुना कर दो, सही बात है, आयरन लॉस को दोगुना कर दो, करेंगे ना, बोलो ना रे, यस सर। नेक्स्ट 114, if the copper loss of transformer at half load is this one, then फुल लोड के बराबर है, 4 गुना कर दो इसका, करोगे ना 4 गुना, आधा पे दिया है तो 2 गुना करना, 4 गुना करना पड़ेगा, 16 तो डी होगा। 15, which of the following losses are together called iron loss, नहीं बताएंगे। 16 आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है 1:1 ट्रांसफॉर्मर को, सही बात है, बोलो है या नहीं, इसको आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है, ये हो गया, और 17 हो चुका है ऑलरेडी। 18, 18 एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर विल नॉट ट्रांसफॉर्म, पावर को ट्रांसफॉर्म नहीं करता, सही बात है भाई, फ्रीक्वेंसी को भी ट्रांसफॉर्म नहीं करता, सही बात है, करंट और वोल्टेज ट्रांसफॉर्म होते हैं, पावर एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म नहीं होते, A1 एंड 3 ए होगा आंसर, तो 18 का ए। तो ये थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स। हाँ पहले ना मेंस का है क्वेश्चंस, पहले उसको खत्म करने दो, खत्म करने के नहीं खत्म, डाउट तुम्हारा 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 डाउट है ना, डाउट है क्या है बोलो, तो बताएंगे, सब डाउट बताएंगे, टेंशन क्या ले रहा है, पहले क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, 3-4 क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है मेंस के वो बन जाने चाहिए, है ना, अभी जो है हम लोग को बना लेना है किसी हाल में। अच्छा अब आसान लग रहा है ये मशीन, 4 क्वेश्चन है, क्या दें, बनो लिखो, अरे 4 क्वेश्चन है, करो यहीं पे, अरे बताएंगे, डाउट सब बताएंगे, टेंशन मत लो, क्वेश्चन लिखो, तो फिर बताएंगे नहीं हम, ठीक है, क्वेश्चन भेज रहे हैं तुमको।
डायलॉग वायलॉग मार रहा है भाई। गया भाई तुमको, है ना? वो मैंने खींचा नहीं है। अरे छोड़ो इसको ना, हम भेज देंगे फिर से, क्योंकि फॉर एवरीवन इसको डिलीट कर देते हैं, भेज देंगे हम। तुम सिर्फ 4 क्वेश्चन उसको करके आओगे, अच्छा कर देंगे। चलो अब तुम्हारा जो डाउट है तुम लोग लेके आओ, क्लास तो हो गया खत्म।